हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है एसी जनरेटर। देखिए एसी जनरेटर क्या होता है, इसमें किस तरीके की प्रोसेस होती है, कैसे हम ईएमएफ जनरेटर मीन्स होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। हम कैसे एसी इलेक्ट्रिसिटी मेक करते हैं, ये सब हम इसमें थोड़ा सा जानेंगे एसी जनरेटर में। अच्छा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि क्या होता है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसे क्या बोल रहे हैं, एसी जनरेटर। साथ ही बेटा एक बात ध्यान देना, क्या कि एसी जनरेटर किस काम आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए एसी जनरेटर यूज फॉर द जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के काम आता है। यहाँ तक बात आप सभी को क्लियर है। एसी करंट, जिसकी हम जैसे डीसी करंट किसे बोलते हैं, जब ये क्या होता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव देता रहे लोड को और नेगेटिव हमेशा नेगेटिव रहता रहे। लेकिन एसी करंट मीन क्या होता है, ये पोलरिटी चेंज होती रहती है पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के बाद। कभी ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर कुछ टाइम के बाद जस्ट फ्रिक्वेंसी के बाद ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरह से इनकी पोलरिटी बदलती रहती है एसी में, एसी करंट में। अभी हम और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे एसी करंट। अभी आप इतना देखिए, तो हमने एसी जनरेटर देखा। एसी जनरेटर क्या काम आ रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के काम क्या आ रहा है एसी जनरेटर। क्या मेन बात हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने। अब यहाँ पे आता है कि इसके ये बनता किस तरह से है, तो ये किस कंसेप्ट के ऊपर वर्क करता है। तो बेटा यहाँ पे जो ये वर्क कर रहा है वो फैराडेज एक्सपेरिमेंट पे कर रहा है। फैराडेज एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फैराडेज एक्सपेरिमेंट पे कर रहा है। किस तरह से कि यदि कोई भी कॉइल इसके अंदर रोटेट करेगी, कोई भी यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, कोई भी कॉइल इसमें यदि रोटेट करेगी तो क्या जनरेट करेगी, फ्लक्स जनरेट करेगी, फ्लक्स में चेंजेस करेगी। फ्लक्स में चेंजेस करने के कारण वो इसमें क्या कर देगी, ईएमएफ जनरेट कर देगी, और ईएमएफ के कारण इसमें क्या फ्लो होने लग जाएगी, करंट फ्लो होने लग जाएगी। बात समझ में आई। तो ये फैराडेज एक्सपेरिमेंट पे वर्क करता है। अब देखिए इसके हम मेन पार्ट्स की यदि हम बात करें तो इसके मेन 3 पार्ट्स हो गए। एक तो हो गया स्टेटर, ठीक है, स्टेटर। सेकंड हम बात करें स्टूडेंट, वो हो गया आपका आर्मेचर, आर्मेचर या कॉइल भी बोल देते हैं इसे। और जो बेटा तीसरा पार्ट जो हमारे पास हो गया वो इसका हो गया कम्यूटेटर। ये इसके हमारे क्या हो गए, 3 मेन पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं। देखिए स्टेटर क्या होता है, ऐसा पार्ट किसी भी एसी जनरेटर का जो क्या रहे फिक्स्ड पोजीशन पर है, मूवेबल ना हो, तो उसे हमने बोल दिया स्टेटर। व्हेन द पार्ट्स रिमेन्स स्टेशनरी, जो स्टेशनरी रहे, मूवेबल ना हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज फॉर एज ए स्टेटर। देखो यहाँ पे स्टार्टर के रूप में हम ये देख रहे हैं मैग्नेट्स जो है वो यूज लिए हैं। उसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इनसे जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है ना स्टूडेंट्स, इनसे क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पे जो हमने 2 मैग्नेट्स लिए हैं एज ए स्टेशनरी पोजीशन पे। दूसरी जो हम इसमें बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आर्मेचर की। तो आर्मेचर क्या हो रहा है, एक कॉइल विच पार्ट ऑफ एसी जनरेटर इज रोटेट, वो स्टॉप था, स्टेशनरी था, और ये कौन सा पार्ट है जो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो उस पार्ट को हमने बोल दिया आर्मेचर। ठीक है, एक कॉइल पीक्यूआरएस बिहेव एज ए आरएमएस। यदि हम इसका नाम दे दें तो ये पीक्यूआरएस जो कॉइल है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, आर्मेचर की कर रही है। तो ये पार्ट क्या होगा, इसमें घूमेगा, और ये पार्ट फिक्स है, ठीक है, स्टेशनरी, और ये पार्ट रोटेट हो रहा है। दोनों बात समझ में आई। तीसरी हम बात करते हैं कम्यूटेटर। बेटा कम्यूटेटर जो होता है ना, कॉम्बिनेशन होता है स्लिप रिंग्स और किसका, ब्रशेस का। देखो इट इज ए सेट ऑफ स्लिप रिंग्स R1 एंड R2, स्लिप रिंग R1 एंड R2, और साथ में ब्रशेस B1 एंड B2। ब्रशेस का एक कॉम्बिनेशन होता है कि जो क्या करता है, एसी करंट जनरेट करने के काम आता है, क्योंकि ये करंट की पोलरिटी को बदल सकता है। अभी हम सीखेंगे कि किस तरह से काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये याद रखिए कि इस वाले पूरे स्टेप को हमने कम्यूटेटर कह दिया। इसमें रिंग 1 होती है, ब्रश क्या करती है, इस रिंग को दबा के रखती है, प्रेशर बना के रखती है, और ये जो ब्रशेस हैं वो रिंग को क्या करती है, अपनी पोजीशन पे फिक्स करने के काम आती हैं, और चार्जेस को कलेक्ट करती हैं और फ्लो करवाती हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो हिस्सा आ गया वो आपका आ गया कम्यूटेटर में। ठीक है, तो कम्यूटेटर इट इज ए सेट ऑफ द स्लिप रिंग्स R1 एंड R2 विद कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2। कार्बन ब्रशेस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स को स्टेबिलिटी। इट इज यूज्ड टू द चेंज द पोलरिटी ऑफ करंट फ्लो ऑफ सर्किट, जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है उसकी पोलरिटी को चेंज करने के काम आता है ये पूरा कम्यूटेटर। अभी हम समझेंगे किस तरह से। ठीक है, अच्छा आपको ये सब
कहानी समझ में आई कि इसके पार्ट्स के बारे में हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना कि किस तरह से बनता है। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली में इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है। तो स्टूडेंट्स हम मानते हैं एक कॉइल ऑफ आर्मेचर रोटेट विद द रोटेशनल प्लेन इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तब हम इस हैंडल को घुमाएंगे तो ये क्या होने लग जाएगा, ये आर्मेचर क्या होने लग जाएगा स्टूडेंट्स, घूमने लग जाएगा। आर्मेचर इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बोथ स्लिप रिंग्स आर रोटेटेड अलोंग द सेम एक्सिस ऑफ द रोटेटिंग कॉइल। तो ये क्या होगा, आपके जो एक्सिस है ना उसके सेम ये जो बहुत स्लिप रिंग्स हैं वो क्या करने लग जाएंगे, इसी के साथ साथ रोटेट करने लग जाएंगे। लेकिन ये देखो इस वाले तार को डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं, ये तार इजीली आके स्लिप रिंग 2 में जुड़ गया। अब जब ये कॉइल घूमेगी तो ये बिल्कुल भी इसको डिस्टर्ब नहीं करेगी कि इनके मोशन को, और तो भी ब्रशेस क्या होंगी, यही कनेक्टेड रहेंगी जहाँ ऑलरेडी हैं। बात समझ में आ गई। भी रोटेशन कर रही है तो ये बिल्कुल भी B1 और B2 क्या नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये स्लिप रिंग्स बहुत इजीली घूम सकती हैं, ठीक है, रोटेशन कर सकती हैं एक्सिस पे। फिर हम बात करें द बोथ एंड ऑफ ए रोटेटिंग आर्मेचर आर कनेक्टेड टू द स्लिप रिंग्स R1 एंड R2। बोथ कार्बन ब्रशेस आर कनेक्टेड विद द रिंग R1 एंड R2। और फिर ये B1 एंड B2 जो कनेक्टेड होते हैं वो किसी एक्सटर्नल लोड से कनेक्टेड होते हैं। ये इसका क्या हुआ, एक तरीके से प्रोसेस हुआ कि किस तरह से इसमें वर्क होना है। यहाँ तक बात समझ में आई कि मैंने क्या बोला, एक आर्मेचर है उसकी जो, या फिर आप कॉइल कह लीजिए, उसकी जो फाइनल एंड होते हैं, जो उसके 2 एंड होते हैं, उसमें एक तो रिंग 1 से अटैच होता है, एक रिंग 2 से अटैच होता है। ये जो रिंग 1 और रिंग 2 होते हैं वो ब्रशेस से अटैच होती हैं, और ब्रशेस जो होती हैं वो एक एक्सटर्नल लोड से कनेक्टेड होती हैं। यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो देखिए वर्किंग किस तरह से होगी, तो वर्किंग को समझिए स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारे थे इसके पार्ट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स वर्किंग की। द कॉइल इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज। इस कॉइल को क्या किया जाता है, एक्सटर्नल सोर्सेज से घुमाया जाता है। देखो यहाँ पे हैंडल लगाया हुआ है, एक्सटर्नल सोर्सेज से इस कॉइल को घुमाया जाता है, ठीक है। सो देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है उसमें ये क्या होने लग जाएगा, चेंज। कभी ये जिसका आपका आर्मेचर है वो कभी तो इसके साथ ऐसा 1 डिग्री का एंगल बनाएगा, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। तो इसका जो एंगल है वो क्या होता रहेगा स्टूडेंट्स, कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो हमने क्या बोला कि जब ये हम इसको घुमा रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है, और ये आर्मेचर को यदि आप घुमा रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। इस आर्मेचर में से गुजरने वाले जो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं वो क्या होने लग जाएंगे, चेंज होने लग जाएंगे। फ्लक्स लिंक विद द कॉइल या आर्मेचर, दैट्स व्हाई एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। और जिसके कारण आपको पता है फ्लक्स यदि चेंज होता है तो फैराडेज का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि यदि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होने लग जाएगा, उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनने लग जाएगा अक्रॉस द सर्किट। और इसके सर्किट के अक्रॉस हमें क्या मिलने लग जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा प्रोड्यूस एंड अल्टरनेटिंग करंट। और जहां पे यदि उस सर्किट को आपने क्लोज कर दिया तो वहां पे क्या फ्लो होने लग जाएगी, करंट फ्लो होने लग जाएगी थ्रू द सर्किट। तो सर्किट में क्या होने लग जाएगी, करंट फ्लो होने लग जाएगी। अच्छा वो करंट फ्लो तो होगी, लेकिन अब किस तरह से होगी उसको देख कर समझ लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। तो इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, तो जब भी कोई आर्मेचर, यहाँ पे क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जब इसमें घूमेगा तो यहाँ पे क्या होंगे, फ्लक्स चेंजेस होंगे, और फ्लक्स चेंजेस होने के कारण इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा। और यदि आपका सर्किट क्लोज है तो उसमें क्या फ्लो होने लग जाएगी, करंट फ्लो होने लग जाएगी। अब इसमें करंट फ्लो होगी तो सही, और करंट जो यहाँ पे होती है वो अल्टरनेटिव करंट होती है, ऐसी करंट होती है। देखिए वो किस तरह से होती है। यहाँ पे यदि हम बात करें कि इसको हम घुमा रहे हैं और हम इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं और इसको नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। इस हैंडल तो हमारे ऊपर है, ठीक है, हम इसको घुमा रहे हैं। तो हम जनरली यहाँ पे चलो वैसे राइट हैंड रूल भी यूज ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से हम यदि देखें तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि इसको हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये है, इसको यदि मुझे इस तरह से घुमाना है तो मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ ऐसे घुमाने के लिए, ठीक है। और जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में आपका क्रिएट हो रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये यहाँ पे फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ मान लीजिए, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपकी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो गई ये, और ये कॉइल एक्चुअली में इसी तरह से रखी हुई है। तो इंड्यूस करंट की जो आपकी डायरेक्शन हो गई वो स्टूडेंट्स हो गई इस वाले केस में यहाँ पे, ठीक है, ये वाली। अब हम बात करते हैं इधर, तब ये करंट इधर से जाएगी, इस तरह से जाएगी, स्लिप रिंग 1 में से होती हुई B1 ब्रशेस में, और ये इस तरह से बेटा जाएगी, और फिर दोबारा B2 से कनेक्ट होते हुए ये इस तरह से पूरा एक सर्किल बना लेगी और करंट फ्लो हो जाएगी। अब लेकिन देखिए जब ये घूम के ये जो AB आपकी, ये जो PQ आपका है, जब ये जो आपका PQ है वो थोड़ी घूम के कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, और PQ से ही तो कनेक्टेड है आपकी स्लिप रिंग्स, PQ से रिलेटेड है ना, जो आपकी रिंग 1 है वो किससे कनेक्टेड है,
पी क्यू से अब जब ये करंट यहाँ ये वायर यहाँ पे आ जाएगा तो अब की बार इसके अंदर फोर्स कैसा लग रहा है, फोर्स कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, इस तरफ की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ। तो जैसे ही हम बात करते हैं कि इसमें फोर्स कैसा लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, तो देखिए दोबारा लगाते हैं। तो मान लीजिए फोर्स लग रहा है हमारा कहाँ पे, पीछे की तरफ, ठीक है, जस्ट पीछे। और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका कहाँ पे बता रहा है स्टूडेंट्स, जो अब की बार आप इसका फोर्स लगा रहे हो पीछे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका वो इसी डायरेक्शन में है, तो अब की बार करंट कहाँ हो जाएगी, इस तरह से फ्लो होगी इसमें, जबकि पिछली बार नीचे जा रही थी, अब की बार कहाँ जाएगी स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, करंट कहाँ जाएगी इस बार, ऊपर की तरफ जाएगी। अब जब करंट ऊपर की, तो देखिए हाफ रोटेशन के लिए तो ए बी में नीचे जा रही थी और आगे आने वाले हाफ रोटेशन में कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। तो मतलब अब जो आपकी इसमें तो देखो, और जो यहाँ पे मान लीजिए घूम फिर के यहाँ पे आपके पास आ गया आर और एस, और यहाँ पे आ गया आपके पास, यहाँ पे तो आ गया आपका क्यू और पी, और यहाँ पे घूम के आपके आ गया आर और एस। तो करंट जब ऐसे करके ऐसे जाएगी तो अब की बार आर एस में से तो कौन सी फ्लो हो रही है, नीचे की तरफ, और पी क्यू में ऊपर की तरफ। तो हम बात करेंगे तो स्लिप रिंग 2 में तो अब की बार करंट आएगी और स्लिप रिंग से बाहर की तरफ निकलेगी। तो बेटा अल्टरनेट हो गया ना, तो एक बार पॉजिटिव हो और एक बार नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ से कहते हैं कि हमें यहाँ से कैसी करंट मिलती है, अल्टरनेटिव करंट्स मिलती है। करंट की जो पोजीशन होती है वो क्या रहती है स्टूडेंट्स, चेंज होती रहती है। ठीक है, पोलरिटी जो है करंट की वो क्या होती रहती है स्टूडेंट्स, चेंज होती रहती है। अब आगे समझिए, तो हम निकालेंगे अब इसका कि इसमें कितना ईएमएफ जनरेट हुआ। तो इसका कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, तो आपको पता है कि कॉइल इसमें घूम रही है, तो जब भी ये कॉइल इसमें घूमेगी तो फ्लक्स में चेंजेस होंगे, और फ्लक्स में चेंजेस होने के कारण यहाँ पे क्या बनेगा, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। तो यहाँ पे हमने माने जो फ्लक्स है तो वो फ्लक्स बनता है कितना, बी ए कॉस थीटा। तो मैंने माना कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो बी है और इस कॉइल का जो एरिया वो ए है। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं इसकी टोटल फ्लक्स की, तो टोटल फ्लक्स यहाँ पे तो हमने एक इसके लिए निकाला है। अब यदि मान लीजिए इस कॉइल में एन टर्न्स है, एन टर्न्स का मतलब क्या हो गया कि पहली कॉइल है, इसके नीचे जस्ट दूसरी कॉइल चिपकाई हुई है इस तरह से, और फिर तीसरी कॉइल चिपकाई हुई है इस तरह से। इसमें मान लिया हमने एन टर्न्स है, टोटल फ्लक्स देन हो गया फाई इक्वल्स टू एन बी ए कॉस थीटा। ऐसे स्टूडेंट्स एन बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक बात जो आप ध्यान रखें वो ये है कि यहाँ पे जो अपनी कॉस थीटा जो होता है ना, जब हम एंगुलर की बात करते हैं तो थीटा इक्वल हो जाता है ओमेगा टी के। ठीक है, ओमेगा टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, तो थीटा जो होता है वो ओमेगा टी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ 5 एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ये बात आप सभी को क्लियर हुई, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब आपको पता है कि जब भी यहाँ पे फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या बनेगा, फ्लक्स में चेंज होने पर हमारे पास बनता है क्या, आपके पास जैसे ही फ्लक्स में चेंज होगा तो वहां पे बन जाएगा ईएमएफ। अब ईएमएफ बनेगा तो ईएमएफ का हम फैराडेस के एक्सपेरिमेंट्स जानते हैं, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई क्या हो जाएगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी अपॉन में डी टी, ई इक्वल्स टू माइनस डी। तो यहाँ पे जो चीज आपकी कांस्टेंट उसको बाहर ले लीजिए, तो एन बी ए, और यहाँ पे बच गया स्टूडेंट्स कॉस ओमेगा टी डी टी। बस मैंने इंटीग्रेट किया है, फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, इस इक्वेशन में यदि मैंने फाई की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ई इक्वल्स टू माइनस एन बी ए कॉस थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करोगे कॉस ओमेगा टी का तो हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और बेटा यहाँ से आपके पास ई की वैल्यू निकल के आएगी एन बी ए। अब जब और ओमेगा और आएगा साथ में, क्योंकि जब ओमेगा टी है तो डी टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से हमारे पास ये इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होके आया, ये हो गया ई एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हम ये जो एन बी ए ओमेगा जो है वो हम इसको ई नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे पीक वैल्यू, क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होगी ईएमएफ की, ई नॉट। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास यहाँ आगे निकल के आ जाती है कि किसी इंस्टेंट पे कितना ईएमएफ उसमें जनरेट हो जाएगा। तो ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो ई नॉट है वो क्या बता रहा है आपको, वो आपको बता रहा है इसकी पीक वैल्यू को।
ठीक है, पीक वैल्यू क्या होगी ईएमएफ की वो हमें बता रहा है। यहाँ तक की कंडीशन आप सभी को समझ में आई। मैंने क्या किया, मैंने बस फ्लक्स निकाले, फ्लक्स में क्या चेंज हो रहा है वो निकाला, फ्लक्स में चेंज होगा तो उससे क्या बन जाएगा ईएमएफ, ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ बस वो मैंने इस इक्वेशन से स्टूडेंट्स निकाला है। तो यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर हुई होगी कि मैंने क्या किया है यहाँ पे। अब मैं इस डायग्राम को ट्रेस करता हूँ। यहाँ पे हम सीखेंगे कि इस ईएमएफ के हम केसेस बनाएंगे और हम उससे इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बताएंगे कि किस तरह से जनरेट हो रहा है। तो देखिए, तो अब हम निकालते हैं इसके अलग अलग केसेस। तो E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी हम ये निकाल चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसका केस फर्स्ट कि जब ये रिंग बस घूमना शुरू हो रही है तो T इक्वल्स टू 0 पे, बिल्कुल इनिशियल कंडीशन हम इसकी मानते हैं। तो आपको पता है जब हमें थीटा निकालना है तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा टी। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी और मल्टीप्लाई टी, और आपको पता है टी की वैल्यू क्या है 0, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 0, थीटा क्या आ गया आपके पास 0। अब यहाँ से आपकी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तब आप इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे 0। तो पहला केस तो आपका यही बना। यदि मैं आपको उसका दूसरा केस बनाता हूँ यहाँ पे, तो दूसरा केस हम मान रहे हैं कि आपकी बार वो रिंग घूम के और ऐसे आ गई, ऐसे थी और ऐसे आ गई, तो टी इक्वल्स टू T/4, पूरा एक साइकिल कितना है टी का, पूरा साइकिल कितने का है टी टाइम का। तो अब की बार हम टी ले रहे हैं, टी इक्वल्स टू T/4 ले रहे हैं। तो टी इक्वल्स टू T/4 जब हम इसमें वैल्यू पुट करें तो थीटा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी और थीटा की टी की वैल्यू T/4, और यहाँ से बेटा आपके पास निकल के आ गया π/2 और थीटा इक्वल्स टू π/2 आ गया। तो आपके पास E इक्वल्स टू E0 साइन π/2 आ गया, और यहाँ से आपके पास E की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसमें तीसरी केस की। तीसरा केस है T इक्वल्स टू T/2, क्या उस पूरी एक साइकिल की बात कर रहे हैं ना। तो तीसरा केस हम ले रहे हैं कि पहले वैसे थी फिर ऐसे हुई और अब की बार ऐसे आ गई। तो T/2 की हम बात करें तो T/2 में क्या केस बन जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी ओमेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई टी मल्टीप्लाई T/2, और ये बेटा यहाँ से निकल के आ गया आपके पास पाई, और थीटा की वैल्यू पाई आ गई। और यहाँ से जब आप E0 साइन ओमेगा टी निकालेंगे तो साइन पाई की वैल्यू हो जाती है 0। यहाँ से आपके पास E की वैल्यू दोबारा क्या आ गई 0। फोर्थ केस हम देखते हैं, तो फोर्थ केस हम देखते हैं T इक्वल्स टू 3T/4, और यहाँ पे बेटा जब हमने इसमें थीटा की वैल्यू पुट करी ओमेगा टी इक्वल्स टू, तो ये हो गया 2 पाई टी मल्टीप्लाई 3T/4, और यहाँ से आपके आ गया T से T कट गया, और तो यहाँ से आ गया आपका 3π/2। और जब स्टूडेंट्स आपने इसकी वैल्यू पुट करी E इक्वल्स टू E0 साइन 3π/2, तो आपका ये निकल के आ गया E की वैल्यू माइनस E0 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि अब वो मैंने आपको बताया था डायरेक्शन क्या हो जाएगी रिवर्स। अब हम फिफ्थ केस पढ़ते हैं, जब T किसके इक्वल है T, मतलब पूरा घूम के वो दोबारा एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है। उस कंडीशन पे हम जब T इक्वल्स टू T निकालते हैं तो बेटा आपके पास थीटा निकल के आता है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, और यहाँ से बेटा निकल के आया 2 पाई, और थीटा की वैल्यू आ गई 2 पाई, और दोबारा साइन E0 साइन 2 पाई, और बेटा यहाँ पे दोबारा E की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0। तो बात समझ में आ गई आपको, ये साइकिल इसमें चलती रहती है। तो अब हम इसका जब ग्राफ डिनोट करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे यदि मान लीजिए E ले लिया और यहाँ पे हमने टाइम पीरियड ले लिया, तो ग्राफ डिनोट होगा, पहले 0 है फिर क्या हो गया मैक्सिमम जाएगा कहाँ तक E0 तक। ठीक है, और ये कितने टाइम पीरियड पे T/4 पे, देखो T/4 पे क्या हो रहा है E0, फिर इसके बाद में दोबारा क्या हो रहा है 0, थर्ड केस में T पे तो T/2 टाइमिंग पे। अब दोबारा 3T/2 टाइमिंग पे क्या हो रहा है नीचे की तरफ बढ़ रहा है और मैक्सिमम इस वैल्यू तक पहुंच रहा है माइनस E0। ठीक है, और फिर ये टाइमिंग क्या है 3T/4, और दोबारा T पे आता है ये क्या हो जाता है 0। तो बेटा ये आपका एक ग्राफ निकल के आता है आपका इंड्यूस EMF के और टाइमिंग के बीच में, उसके टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको AC जनरेटर समझ में आया होगा। आप वीडियो को दोबारा रिवाइज कर लेना, कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, और स्टूडेंट्स वीडियोस को कंप्लीट देखा करें, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, फिजिक्स को कम से कम 1.5 आवर डेली पढ़ें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।